सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ रेस आईएएस यूट्यूब। कैसे हैं आप सब लोग? एंड विद दिस वी विल स्टार्ट प्रारंभ बैच अगेन। आज का ये जो आपका सेशन होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टू चैप्टर्स। 7th और 8th हम डिस्कस कर लेंगे आज। टुडे वी विल ब्रिंग क्लास 7th का जो पॉलिटी है उसको टुडे वी विल ब्रिंग इट टू एन एंड। ठीक है, तो इसको अंत तक देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट क्लास में कुछ चीजें जो रह जाएंगी क्लास 7 की पॉलिटी की, उसको डिस्कस करते हुए क्लास 8 की पॉलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस स्टार्ट। ये है हियर टुडे, ये है चैप्टर नंबर 7। यहाँ आप डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग मीडिया। आप देख रहे हैं एक यहाँ पे टर्म आता है मीडिया। तो मीडिया एक ऐसा टर्म है दैट इज यूज्ड वेरी ऑफन व्हेन आप अपने डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं या फिर बातें करते हैं जहां पे आप मीडिया शब्द का यूज करते हैं। आइए देखते हैं कि मीडिया होता क्या है। तो मीडिया जो है, आप देखिए कि एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि एक साधन है जिसके माध्यम से आप संचार कर सकते हैं। ठीक है, संचार का साधन है। और आप देखते हैं कि आपके हाथ में फोन है, टेलीफोन है, स्मार्टफोन है, उससे लेकर के आपके हाथ में न्यूज़पेपर होता है, टेलीविजन से आप न्यूज़ सुनते हैं, रेडियो से आप न्यूज़ सुनते हैं। एवरीथिंग दैट यू आर होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर इन टर्म्स ऑफ, आप देखिए प्रिंट इन टर्म्स ऑफ प्रिंट ऑल्सो, तो ये सब कुछ आपका जो है वो मीडिया के अंतर्गत आता है। तो आप देखिए टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, दीज आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीडिया फॉर अस। क्यों? क्योंकि ये जो है एक मतलब पूरे के पूरे पॉपुलेशन को, मिलियंस ऑफ पीपल को अप टू डेट रखने का काम करते हैं। और कैसे अप टू डेट करते हैं? कम्युनिकेट करके। आप यहाँ लखनऊ में बैठे हुए हैं एंड यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली। आप भारत में बैठे हुए हैं, you know what is happening in other countries, you know what is happening in Yemen, you know what is happening in Africa and everything। तो कहने का मतलब ये, and not only countries, not only the earth, but we are sitting over here and we are also monitoring बाकी बाहर के जो स्पेस हैं, तो वहां पे भी मॉनिटर अब हम करने लग गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दिस लार्ज स्ट्रेच ऑफ कम्युनिकेशन इज व्हाट कॉल्ड मीडिया। मीडिया जो है, एक शब्द आता है मीडियम, इसको यम कर लीजिए। एक शब्द है ना मीडियम। मीडिया जो है, मीडियम का एक प्लूरल फॉर्म दिखाई देता है विच डिस्क्राइब्स डिफरेंट वेज, जिसके माध्यम से हम किसी के साथ में भी, किसी भी एक वेरियस पॉपुलेशन के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। अब मीडिया के अंदर अगर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो उसके बारे में अगर पढ़ें, लाइफ विदाउट मीडिया इज वेरी डिफिकल्ट। यानी कि केबल टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, ये कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ हो गए हैं। टुडे इफ यू विल आस्क कि विदाउट इंटरनेट इज देयर एनीथिंग पॉसिबल, मैं टेलीविजन की बात भी नहीं करूंगी। व्हाई? बिकॉज टेलीविजन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ आउटडेटेड वर्जन ऑफ मीडिया राइट नाउ। क्योंकि आप सबके हाथ में आपके स्मार्टफोन्स हैं, आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, यू हैव द इंटरनेट एक्सेस एंड एवरीथिंग। तो टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो आज के दौर में जितना इंपॉर्टेंट लोगों के लिए पानी पीना, खाना खाना, सांस लेना हो गया है, एज इक्वल एज दैट आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है मीडिया एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो आप देखते हैं मीडिया को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो वर्ड्स में, दो टर्म्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है हमारा प्रिंट मीडिया और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब प्रिंट मीडिया क्या होता है कि जैसे जैसे आप प्रिंट मीडिया में देखते हैं कि न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, कोई आर्टिकल है, ठीक है, किसी तरीके का बैनर, पोस्टर है, तो ये आपका प्रिंट मीडिया के फॉर्म में आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आपके टेलीविजन आ गए, रेडियो आ गया, मोबाइल फोन आ गया, इंटरनेट आ गया, सो ऑन सोफा। ठीक है, अब आप देखिए ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेसिकली लोगों के बीच में आ रही है, वैसे वैसे चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। टीवी अलाउज अस टू सी आवरसेल्व्स एज मेंबर ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यानी टीवी देख करके आप थोड़ा इंक्लूसिव फील करते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है आप देखते हैं। आप बेसिकली अगर आपके लोकेलिटी में अगर कुछ ऐसा होता है, वो न्यूज में आता है, तो एक इंक्लूसिविटी लेकर के आता है। ठीक है, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाती है कि मिलियंस ऑफ पीपल आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मीडिया। तो यहाँ मीडिया का बैलेंस्ड होना और फेयर होना,
यानी कि आप देखिए कि निष्पक्ष और संतुलित कवरेज प्रदान करना मीडिया की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ मीडिया स्वतंत्र से, आप देखिए मीडिया की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट, मीडिया इज फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट, कि जब भी हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो हम किन चीजों की बात करते हैं, सबसे पहला गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि मीडिया को, जिसको डेमोक्रेसी लोकतंत्र का फोर्थ पिलर कहा जाता है, ये हमने ऑलरेडी पीछे के क्लासेस में देखा है। तो मीडिया दैट इज नोन एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बारे में जब हम इंडिपेंडेंसी ऑफ मीडिया के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर आता है गवर्नमेंट। आप जानते हैं रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है या फिर ऑपोजिशन पार्टी जो होती है, व्हाटएवर, ये जितना भी पॉलिटिकल सिनेरियो होता है, इतना जितना कुछ आपको प्रिंट मीडिया में आए दिन न्यूज़पेपर में सुन देखने को मिलता है, जो है टेलीविजन में देखने को मिलता है, ये सब एक ऐसे न्यूज आपके सामने आ रहे हैं मौजूदा कंडीशंस में जो कि कहीं ना कहीं से प्रभावित होते हैं। बट यहाँ कहा जा रहा है कि मीडिया शुड ओनली बी इफेक्टेड बाय बेसिकली द फिनोमिनॉन, यानी जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वही केवल मीडिया दिखा, उसको ही बेसिकली केवल शोकेस करना चाहिए, यही मीडिया का काम है। यानी कि घटना घटित होती है तो किसी भी पार्टी की तरफ इंक्लाइन करना, किसी भी एक व्यक्ति की तरफ जो है एक व्यक्ति का पक्ष लेना, किसी भी तरीके से किसी भी जगह का इंक्लिनेशन या फेवरेटिज्म जो है, ये मीडिया को क्या बनाता है, ये करप्ट बनाता है। यानी और दूसरी चीज ये कि गवर्नमेंट का कंट्रोल अगर मीडिया पे हो गया, यानी मीडिया आपको केवल वही न्यूज दिखाने लग जाए अगर जो बेसिकली गवर्नमेंट के फेवर में हो, तो इस समय गवर्नमेंट क्या कहा जाता है, ये है कि ऐसे सिचुएशंस में कहते हैं गवर्नमेंट मीडिया को कंट्रोल कर रही है, और इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को कहते हैं सेंसरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे सेंसरशिप से भी मीडिया को बचना चाहिए, फर्स्ट थिंग। अब आप देखिए इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल्स मीन दैट नो वन शुड कंट्रोल और इन्फ्लुएंस इट्स रिपोर्ट ऑन न्यूज। तो मीडिया में इसके जो न्यूज होते हैं, इसकी जो रिपोर्टिंग्स होती है, उसको उसके ऊपर किसी भी व्यक्ति, किसी भी कंपनी, किसी भी गवर्नमेंट का कोई प्रभाव ना पड़ना ही जो मीडिया की स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित करता है। आगे चलते हैं मीडिया एंड मनी। अब आप देख रहे हैं कि मीडिया के अंतर्गत कैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो है वो इंटीग्रेट हो रही है। तो धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, मीडिया के द्वारा यूज की जा रही हैं, ये मीडिया को एक्सपेंसिव बनाते जा रही है। अब आप देखिए न्यूज स्टूडियो में अगर एक व्यक्ति बैठ करके न्यूज रिपोर्टिंग कर रहा है तो पेमेंट केवल उस न्यूज रिपोर्टर का नहीं होगा, बल्कि बिहाइंड द न्यूज रिपोर्टर देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग इन दैट ऑफिस। ठीक है, वहां पे कोई वर्कर है, कोई पियोन है, कोई वहां पे डस्टिंग करने के लिए है, कोई वहां पे कैमरा सेट करने के लिए, कोई वहां पे लाइटनिंग के लिए, सो मेनी पीपल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी न्यूज आप रिपोर्ट कर रहे हैं उस न्यूज का कलेक्शन करके उसको चैनलाइज करके आप तक पहुंचाने वाले लोग भी डिफरेंट है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ पेमेंट टू बी डन, इसलिए जो मीडिया है ये एक एक्सपेंसिव चैनल दिखाई पड़ती है। अब आप देखिए कि काफी ज्यादा पैसा जो है मीडिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इम्प्लाई करने में लग जाया करता है। तो यहाँ पे ये सब, इन सब की जो कॉस्टिंग आती है, तो ये इस चीज के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मीडिया। तो मीडिया हैज बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ लार्ज कंपनीज, यानी कि ये इतना खर्चे वाला प्रोसेस है, इसीलिए आज के डेट में बिग बिग कंपनीज हो गई या फिर वेल्दी पीपल हो गए, वो ही अफोर्ड कर पाते हैं किसी भी मीडिया चैनल की शुरुआत करना। मीडिया यूजर्स एडवर्ट, अच्छा दूसरी चीज क्या है कि ऐसे रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जिससे इनका काम चल जाए, यानी कि अपने पास जितना भी इनका टीआरपी से कलेक्शन आ रहा है, लोगों के माध्यम से खरीद बेच से कलेक्शन से पैसे आ रहे हैं, दैट इज फाइन। एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि मीडिया जानती है कि भाई वी आर कनेक्टेड विद सो मेनी पीपल, सो ये किसी को टारगेट ऑडियंस बनाती है और यहाँ पे अलग अलग चीजों का, प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट करके, प्रचार करके ये लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मीडिया का अगर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र से संबंध बताएं तो आप देख रहे हैं कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मीडिया इन प्रोवाइडिंग न्यूज एंड डिस्कसिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। न्यू मीडिया रिपोर्ट्स लेट पीपल नो अबाउट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द कंट्री, यानी किसी भी एक देश में
एक लोकतांत्रिक देश में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, या तो उनके देश में या तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो इन सब चीजों की जानकारी बिना किसी फर्दर इन्फ्लुएंस के, बिना किसी से प्रभावित हुए, अगर इन सारी चीजों का अगर रिपोर्ट दिया जाता है तो वो दिया जाता है मीडिया के द्वारा। और इसलिए किसी भी देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनिश्चित करना कि वहां पे मीडिया काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो। अब आगे चलते हैं। Some important ways that people can make decisions about important events in the country are organizing public protests and launching signature campaigns. आप देखते हैं कि मीडिया के माध्यम से आपको पब्लिक प्रोटेस्ट यानी कि जनता का अक्सर प्रोटेस्ट करना, हड़ताल करना या कोई कैंपेन चलाना, ये सारी चीजें आप देखते हैं। तो यहाँ पे भी ये गैदरिंग कैसे हो रही है? बाय द हेल्प ऑफ मीडिया। जब मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है कि अच्छा अन्ना हजारे अनशन पे बैठे हुए हैं, तो एक बाहरी भीड़ जो है जाकर के उनका साथ देने लग जाती है। अब दूसरी बात क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कि मीडिया के लिए एजेंडा सेट करना। ठीक है, एजेंडा किस तरीके से सेट होता है कि सबसे बड़ा सवाल इनके पास ये है कि घटनाएं तो बहुत सारी हो रही हैं, अब इसमें फॉलो कौन सी स्टोरीज को करना है। इस स्टोरीज से मेरा मतलब है घटनाएं। ठीक है, तो कौन सी स्टोरीज को फॉलो करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है मीडिया के सामने। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो कोई स्पेसिफिक इश्यूज हो गई, जैसे इलेक्शन अगर कहीं किसी भी राज्य में चल रहा है, या फिर कहीं पे कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, या फिर कहीं कोई मीटिंग बुलाई गई नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, तो या फिर कहीं किसी स्पोर्ट इवेंट हो, कोई स्पोर्ट इवेंट हो रहा है, तो ऐसे जो स्पेसिफिक इशू हैं जो लोगों को काफी हद तक प्रभावित करेंगे, उनके जो है थिंकिंग को शेप करेंगे, ऐसे इश्यूज को सबसे पहले मीडिया शोकेस करना पसंद करती है। कहा जाता है कि मीडिया अपना एजेंडा अपने अनुसार नहीं बल्कि लोगों के अनुसार सेट करना पसंद करती है। सेकेंड थिंग इज कि मीडिया जो है एक अलार्मिंग लेवल ऑफ, अच्छा एक एग्जांपल आपको देता है कि हाल फिलहाल में आपने सुना बहुत होगा कि पेप्सी और कोका कोला और ये जो वेरियस सॉफ्ट ड्रिंक्स, आपके कोल्ड ड्रिंक्स भी जिनको आप कहते हैं, इसमें आपने सुना होगा कि हाल फिलहाल में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि भारी मात्रा में पेस्टिसाइड्स मिले। ठीक है, पेस्टिसाइड्स का बेसिकली प्रेजेंस नोट किया और इस चीज को रिपोर्ट किया। तो यहाँ पे लोगों का कंसर्न जाहिर होने लग जाता है कि अरे ये तो दिखाया गया मीडिया में, और लोग यहाँ से जागरूक होना भी स्टार्ट होते हैं। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि जब अथॉरिटीज तक ये बात पहुंचती है तो वहां से लोगों के स्टैंडर्ड्स, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, वहां पे सुधार भी आपको दिखाई देता है। बिकॉज अथॉरिटीज को भी पता है, मैन्युफैक्चरर्स को भी पता है कि जनता जो है वो चुप नहीं बैठेगी, और यदि जनता को चुप बैठाना है तो मीडिया को बंद करना होगा, और मीडिया एक लोकतांत्रिक देश में कभी भी शटडाउन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल्स को नोट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बीच में लोग मैगी को बॉयकॉट करने लग गए थे, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम लेड एंड आयरन कंटेंट इनटू इट। तो यहाँ ऐसे सब चीजों में मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरीके से सरकार काम कर रही है। हाल फिलहाल में इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के पहले जनता काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और एक्टिव हो जाती है, काफी ज्यादा एक्टिव तरीके से जो गवर्नमेंट के जो काम है, उनके इनके जो पूरे के पूरे कार्यक्रम है, उसको जनता मॉनिटर करके इवेलुएट करने लग जाती है। तो सरकार, जिस सरकार को आपने चुना है, अभी हम पीछे के चैप्टर्स में पढ़ के आ रहे हैं कि जनता की सरकार है, जनता की सरकार है, जनता के लिए काम करेगी, लेकिन लोगों तक ये बात कौन पहुंचाएगा कि जो सरकार आप बता रहे हैं कि जनता की सरकार है, वो वाकई जनता के लिए काम कर रही है। तो इस केस में गवर्नमेंट के डे टू डे लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये भी काफी हद तक हमें मीडिया से ही पता चलता है। तो इसलिए ये सारी की सारी जो चीज है, यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि मीडिया को सबसे पहले क्या प्रोवाइड करना चाहिए, इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड करनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि यस, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कि मीडियम यानी माध्यम एक ऐसा वर्ड है जहां से, जिसका प्लूरल फॉर्म क्या है, मीडिया है, जो कि डिस्क्राइब करता है अलग अलग तरीके जिसके माध्यम से मैं और आप, या फिर मैं और कोई और, या फिर आप समझ जाइए कि आपके शहर में दो लोग हो, चाहे आपके शहर से दूसरे शहर में कोई हो,
आपके शहर से जो है, आपके देश से दूसरे देश में कोई हो, तो इस तरीके की लॉन्ग चेन कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी जो है इस्टेब्लिश करने में मीडिया हेल्प करता है। मीडिया जब शब्द का प्रयोग किया जाए तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये जान लेना कि मीडिया मतलब केवल ये नहीं होता है कि आपका जो न्यूज चैनल्स हो गए या फिर आपके न्यूज़पेपर्स हो गए। जब भी मीडिया टर्म यूज होगा आप समझ लीजिए कि टेलीफोन से लेकर के शाम के चाय पे जब आप देखते हैं टीवी पे किसी भी तरीके का न्यूज, अपने फोन पे कोई न्यूज देखते हैं, आपके फोन में आजकल जो है ई न्यूज़पेपर्स आते हैं, एवरीथिंग, एवरी सॉर्ट ऑफ द थिंग इज मीडिया, इट कम्स अंडर मीडिया। आगे चलते हैं। टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर हो गया, ये भी मास मीडिया के रूप में जाने जाते हैं। मास मीडिया क्यों, मीडिया ही क्यों नहीं, मास मीडिया क्योंकि इंटायर पॉपुलेशन, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन कम्युनिकेशन के लिए 3 चीजों पे आधारित है, टेलीविजन, रेडियो और न्यूज़पेपर। ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई कि केबल टेलीविजन और इंटरनेट जब से इंट्रोड्यूस होता है सोसाइटी में, तब से आप देखते हैं कि किस तरीके से मीडिया कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही है, अपने तरीके चेंज कर रही है, अपने तरीके को एक्सपैंड कर रही है, उनका विस्तार कर रही है। ठीक है। न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गई, इनको कहते हैं प्रिंट मीडिया। ठीक है। और वही टेलीविजन और रेडियो को क्या कहते हैं, टेलीविजन, रेडियो, इन सबको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा करते हैं। Changing technology or machinery to make technology more modern will help the media reach more and more people, can also improve the quality of sound and image, change our view of life। अब आप देखिए कि आज से कुछ वर्ष पहले जब भारत और पाकिस्तान का मैच चलता था, भारत पाकिस्तान का मैच क्यों ले रही हूँ मैं एज एन एग्जाम्पल, बिकॉज इट इज एन एक्साइटिंग फैक्टर फॉर द पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज। भारत और पाकिस्तान का मैच चलता था तो वो आपने मूवीज में देखा होगा कि एक रेडियो रख करके सब लोग घेरा बना करके और सुन रहे हैं। लेकिन आज मीडिया में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के बाद न सिर्फ आप मैच देख पाते हैं, पहले तो ये भी हुआ करता था कि चलिए एक टेलीविजन है तो गांव भर के लोग आकर के देखेंगे, फिर धीरे धीरे सबके घर में टीवी हो गई, फिर धीरे धीरे कलर टीवी हो गई, और आज सिचुएशन ये है कि आपको चौराहे पे हर एक व्यक्ति अपना पर्सनल फोन, अपने स्मार्टफोन या टैबलेट में मैच देखता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे न सिर्फ आप मैच देख सकते हैं बल्कि जो कुछ भी अच्छे शॉट्स हो गए, जो कुछ भी अच्छे मोमेंट्स हो गए, उनका क्लोजली उनको रिकॉर्ड करके लोगों को बार बार उसको रिपीट टेलीकास्ट पे दिखाना, साथ ही साथ उसको जो है एक ऐसे तरीके से लोगों तक ब्रॉडकास्ट करना जो कि काफी ज्यादा एक्साइटिंग होता है, बीच बीच में एडवर्टीजमेंट्स लगा देना। तो ये सब क्या है, आप देखते हैं कि एक अरसे से मीडिया में चेंज आ चुका है और कंटिन्यूअसली चेंज आ रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि टेक्नोलॉजी और ये जो मशीनीकरण हुआ है मीडिया के पर्सपेक्टिव में, ये काफी हद तक जो है लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है। आजकल मीडिया अगर स्पेसिफिकली बोले तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करने लग गई है। यानी आप देखिए स्टूडियोज में अगर किसी भी पॉडकास्ट की बात करें, टेलीकास्ट की बात करें, तो लाइट्स, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, ब्रॉडकास्ट, सैटेलाइट्स, ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जिनके बिना मीडिया कैन नॉट फ्लरिश। ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि मीडिया ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू एक्वायर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसा कि हमने पढ़ा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के लिए ऑलरेडी जो है मीडिया काफी हद तक अपने खर्चे जो है वो मैनेज करती है या फिर अरेंज करती है। मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव बिकम पार्ट ऑफ लार्ज कंपनीज, जैसा कि हमने बताया कि महंगाई इस कदर है, इस तरीके से है कि ये सारे जो बेसिकली डिमांड्स है, हाई वैल्यू के डिमांड्स है, तो ये कोई कॉमन आदमी ज्यादातर अफोर्ड नहीं कर पाता है, विच इज वाई बड़े बड़े मीडिया चैनल्स आपको देखेंगे दे आर ओन्ड बाय बिग पर्सनालिटीज, बिग कंपनीज। ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जैसे सर्फिंग या फिर चॉकलेट्स या फिर कोई और प्रोडक्ट्स, इन सब का एडवर्टीजमेंट करके भी अपने फंड कमाते हैं। साथ ही साथ डेमोक्रेसी में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि किसी भी तरीके का अगर कंट्री में इवेंट हो रहा है, सबसे बड़ा इवेंट मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया इलेक्शन, तो या तो कंट्री में हो रहा है या तो वर्ल्ड में हो रहा है, तो किसी भी तरीके का इवेंट अगर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या फिर सोशल सिग्निफिकेंस से इंपॉर्टेंट है तो वो मीडिया के माध्यम से आप तक तुरंत पहुंचता है। दूसरी एक और चीज ये है कि गवर्नमेंट और उसके काम करने का तरीका भी आप तक पहुंचता है मीडिया के माध्यम से। इंफॉर्मेशन जो कि मीडिया प्रोवाइड करती है, अब यहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि वो इंफॉर्मेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए।
यानी आप देखते हैं कि एनसीईआरटी घूम फिर के 2-3 चीजों पे ही बात कर रही है यहाँ पे। सबसे पहले ये कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो मीडिया इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि मीडिया जो है फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, यानी किसी से भी प्रभावित ना हो, केवल जो घटना घट रही है वो आप तक पहुंचाए, सो दैट जब आप उसे पढ़े या जब आप उसे सुने तो आपके खुद के की धारणाएं जो हैं, आपके खुद के जो नैरेटिव्स हैं वो प्रोड्यूस हो पाए। आज के टाइम पे आप देखिए कि अगर हम किसी भी एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हिंदू मुस्लिम दंगे जो हाल फिलहाल में भारत में बहुत देखने को आपको मिलते हैं, तो यहाँ पे जब 2019 में कुछ ऐसे जजमेंट्स आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे प्रक्रिया स्टार्ट होती है, हाल फिलहाल में आपने प्राण प्रतिष्ठा देखा, राम मंदिर को बनते हुए देखा, तो ये इस पूरे फिनोमिनॉन में जहाँ पूरे कंट्री को एक साथ सेलिब्रेट करना चाहिए था कि सब एक इतना वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल मॉन्यूमेंट्स इज इन द मेकिंग या फिर हैज ऑलरेडी बीन मेड, तो एक पूरा अच्छा कुछ होना चाहिए था इन द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। तो एक सेलिब्रेशन होने के बजाय हम देखते हैं कि हमारे कंट्री के लोग जो आपस में बेसिकली इतने सारे पोएम्स, इतनी सारी किताबें लिखी गई हैं भारत में यूनिटी के ऊपर, और आप देखिए आपस में ही एक कंट्री के लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे दंगों में मैं आपको बताऊं, जो यूथ इन्वॉल्व है, जो लोग इन्वॉल्व है, इसमें 60% यूथ, 60%, 60 से 70% लोग ऐसे हैं जिनसे जब आप पूछेंगे कि भाई ये जो दंगा चल रहा है वो किस मुद्दे पे चल रहा है, इसका रूट कॉज क्या है, इसकी नींव क्या है, दे आर ब्लैंक, दे डोंट नो। केवल उन्होंने कुछ बातें सुनी, कुछ बातें पढ़ी, कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मैसेज पढ़ लिया या फिर कुछ ऐसी चीजें पढ़ ली जिनके माध्यम से उनकी धारणाएं बन गई, उनका नैरेटिव बन गया। अब कुछ और लोग अपनी धारणाएं बना करके जब उस नैरेटिव को पेश करते हैं, धारणाओं को पेश करते हैं, तो अब यहाँ पे जो है मीडिया का पर्सपेक्टिव, मीडिया का इंपॉर्टेंस जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बिकॉज यहाँ केवल घटनाएं नहीं बिक रही हैं बल्कि घटनाओं के ऊपर अपने विचार भी लोग बेचा करते हैं, और बाकी के लोग, बिकॉज मी यू एंड वी ऑल आर बेसिकली एजुकेटेड यूथ ऑफ दिस कंट्री, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। by this book the NCERT is trying to explain us कि कितना इंपॉर्टेंट है आपका खुद का नैरेटिव होना, बिकॉज मीडिया, इफ यू सी, कि मीडिया का काम केवल क्या है कि जो चीजें हो रही हैं वो एज इट इज आपके सामने रख दें। अब इसके बाद, इसको पढ़ने के बाद आप अपनी क्या धारणा बनाते हैं, वेदर और नॉट यू सपोर्ट दिस एक्टिविटी, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंडेड है। नेक्स्ट इज कि यस, इंडिपेंडेंट मीडिया जो है बैलेंस्ड रिपोर्ट लिखती है, यानी कि उसमें कुछ झूठ नहीं है, कुछ सच नहीं है, उसमें कुछ भी कहीं झुकाव नहीं है। देयरफॉर मीडिया को इंडिपेंडेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट क्यों रहे, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला तो गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि इंडिपेंडेंस के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट मीडिया को कंट्रोल कर ले गई तो इस पूरे प्रोसीजर को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेंसरशिप। यानी कि आप देखते हैं कि एक ऐसा भी टाइम आपको दिखाई देता है, एक कहा जाता है ना कि लोकतांत्रिक देश में मीडिया को बंद किया ही नहीं जा सकता है, बट दिस इज रॉन्ग। हमें 1975 का टाइम, वो मतलब बेसिकली भारतीयों के लिए भूलना काफी ज्यादा मुश्किल है। वाई? बिकॉज ये वही टाइम है जिसको कहा जाता है ब्लैक मोमेंट फॉर इंडिया, जहां पे हमारे देश में इमरजेंसी लगाई जाती है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां गवर्नमेंट जो है किसी भी तरीके का न्यूज, किसी भी तरीके की मूवी की सीन्स हो गई या फिर ऐसे गाने, सॉन्ग, उसके लिरिक्स हो गए, इसको जो है जनरल पब्लिक से शेयर करने के लिए बैन कर देती है। इसको कहते हैं सेंसरशिप। तो आप देखते हैं कि इमरजेंसी जब 75 से 77 के बीच लगाई गई तो उस समय आप देखते हैं कि गवर्नमेंट ने सेंसरशिप जो है वो मीडिया के ऊपर थोप दिया या सेंसरशिप प्रैक्टिस किया। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है बेस्ड ऑन मीडिया, ये खत्म होता है। आप ये चीज आपको सोचनी चाहिए कि जैसे जैसे हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं, 6th क्लास में हमने बेसिक देखा कि डाइवर्सिटी क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, प्रेजुडाइसेस किसे कहते हैं, स्टीरियोटाइप्स किसे कहते हैं, महिलाओं की कंडीशन क्या है। यहाँ पे क्लास 7 स्टार्ट करके हमने देखा कि किस तरीके से जो है सोसाइटी में अलग अलग लाइफ होती है, रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी लाइफ होती है, अर्बन क्षेत्रों में यानी शहरी क्षेत्रों में कैसी लाइफ होती है, जो इसको क्या कहते हैं,
सड़कों पे ठेला लगा करके जो स्ट्रीट वेंडर्स अपने सामान को बेचा करते हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है, वहां से लेकर के बड़े बड़े उद्योगपतियों की लाइफ कैसी होती है, ये सब कुछ हम देख करके आ रहे हैं। सिटी में काम करने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या होता है, गांव में काम करने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या होता है, गवर्नमेंट का क्या क्या रोल है, डिफेंस है, सॉवरेनिटी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, साथ ही साथ हेल्थ केयर सेक्टर में भी गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल है, ये सब कुछ देखते आ रहे हैं। और उसके बाद आज हम देखते हैं कि किस तरीके से मीडिया और गवर्नमेंट, मीडिया और डेमोक्रेसी, मीडिया और टेक्नोलॉजी, इसको इंटीग्रेट किया गया है। यानी कि अगर आप नोट करेंगे तो इन सारे चैप्टर्स का एक सीक्वेंस में आपस में कोरिलेशन नहीं है, बल्कि ये सारे चैप्टर्स अपने आप में अलग अलग चैप्टर्स हैं, जो कि हर एक चैप्टर के माध्यम से एनसीईआरटी आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, चैप्टर नंबर 8 होने वाला है ये मार्केट अराउंड अस। मार्केट की बात करेंगे, कुछ बहुत बेसिक चीजें जो शायद से आप यहाँ पे समझेंगे, आपको इकोनॉमी के भी बेसिक्स बिल्ड करने में काफी हेल्प होगा। ठीक है, अब आप देखिए मार्केट क्या होता है, जहां पे एक बायर यानी खरीदार और एक सेलर यानी जो बेचा करता है, बायर और सेलर जो है किसी भी तरीके के खरीद या बेच में, सेल या परचेज में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो वो बेसिकली पूरा का पूरा फिनोमिनॉन आपका क्या कहलाता है, मार्केट कहलाता है। एज सिंपल एज दैट। मार्केट जो है एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच एक काफी हद तक अच्छा लिंक बैठा देता है, बना देता है। अब आप बात करेंगे कि प्रोड्यूसर क्या होता है, किसी भी सामान को उत्पादित करने के लिए जो इनिशियली जो लोग हैं जो उसका उत्पादन कर रहे हैं, जो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर के बाद वो सामान कहाँ गया, काफी चेन्स तक जाता है और फाइनली एक कस्टमर आकर के उस सामान को खरीद करके यूज कर लेता है। तो सबसे पहले ये सामान जहां बनता है वो होते हैं प्रोड्यूसर, और सबसे लास्ट में ये जब सामान कंज्यूम होता है तो कंज्यूम करने वाले लोगों को कहते हैं कंज्यूमर। उसके बीच में जो डिफरेंट चेन्स है उनके बारे में बेसिकली हमें देखना है। तो अलग अलग तरीके के मार्केट्स हमें दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीकली मार्केट्स, यानी कि आपके भी शहर में आप रिलेट कर पाएंगे, वीक में एक दिन एक मार्केट लगती है, बुध बाजार हो गया, मंगल बाजार हो गया, तो ऐसे एक दिन एक मार्केट लगती है जहां अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं, हॉकर्स आते हैं, वेंडर्स आते हैं, शॉपकीपर्स आते हैं, जो कि आपको सामान बेचते हैं। वीकली मार्केट्स में डेली मार्केट्स की अपेक्षा जो है प्राइस, उसका सामान का प्राइस कम होता है। इसी के साथ आप देखिए कुछ दुकानें आसपास होती हैं, कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं और कुछ मॉल्स होते हैं, यानी स्मॉल स्केल से लेकर के बिग स्केल तक ये सब कुछ जो है आपका मार्केट के अंदर आता है। प्रॉफिट अर्न्ड बाय दीज डिफरेंट मार्केट वेरीज। अब देखो जो प्रॉफिट हो रहा है, तो बेसिकली एक वीकली मार्केट में अगर एक वेंडर अपना सामान बेच के जितना प्रॉफिट करता है उससे कहीं हद तक ज्यादा प्रॉफिट एक मॉल में बेसिकली एक फ्रेंचाइजी अगर किसी कंपनी की है, ब्रांड की है, वो कमा लेती है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इनके डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, इनके निवेश में जो है डिफरेंस है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंस है, इनके टारगेट ऑडियंस में डिफरेंट है और इनके प्लेस ऑफ बिजनेस में भी डिफरेंस है। तो आप देखते हैं कि किस तरीके से सेलर और बायर की कैपेसिटी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, लखनऊ में आप देखते हैं कपूरथला में काफी ज्यादा भीड़ होती है और काफी ज्यादा आपको बेसिकली पब्लिक भी दिखाई देगी। ये बेसिकली ये एक ऐसा एरिया है जहां पे आपको टारगेट ऑडियंस मिल जाएंगे। तो यदि आप यहाँ पे कोई मॉल खोल रहे हैं या कॉम्प्लेक्स खोल रहे हैं या कोई भी बेसिकली ऐसा एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खोल रहे हैं किसी भी सर्विस को या गुड्स को प्रोवाइड करने के लिए, सेल करने के लिए, तो दिस इज अ गुड प्लेस, यहाँ आपको टारगेट ऑडियंस मिल जाएगी। लेकिन अगर वही आप किसी गांव में चले जाइए, किसी आउटस्कर्ट्स में चले जाइए लखनऊ के, ठीक है, एक गांव टाइप का पूरा इलाका है, वहां जाकर के आपने एक बहुत बड़ा सा मल्टीप्लेक्स खोल दिया, एक अच्छा सा मॉल खोल दिया, तो वहां पे आप अपने टारगेट ऑडियंस को मीट नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये जो फॉर एग्जांपल सुपर स्टोर होते हैं, आपको सोचना चाहिए कि ये सुपर स्टोर जो होते हैं जैसे आपके स्पेंसर्स हो गए और बाकी सारे हो गए, तो ये बड़े बड़े सिटीज में क्यों अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जो इनका मार्जिन है, इनका प्रॉफिट है, इनके टारगेट ऑडियंस है, वो अर्बन एरियाज में इनको मिल जाएंगे। वहीं आप अगर रूरल एरियाज में जाइए तो काफी हद तक आप देखते हैं कि सुपर मार्केट्स ना होकर के क्या होते हैं, यहाँ पे
किराने के स्टोर होते हैं, क्योंकि वहां के अनुसार उनके टारगेट ऑडियंस वही है। तो इस तरीके से बायर और सेलर दोनों अपनी कैपेसिटी देख करके, अपनी क्षमता देख करके अपना मार्केट तय करता है। अब यहाँ पे क्या है कि आज के टाइम में तो मार्केट का कंसेप्ट ही अलग हो गया है। पहले क्या था कि आप जाइए सामान लेकर के आइए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होती है, हम देखते हैं कि हमें क्या दिखता है, मार्केटिंग हो गया, परचेजिंग हो गया, ये सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। आपको होम डिलीवरी का भी कंसेप्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ये कुछ चीजें हैं, दोज आर इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं वीकली मार्केट की। ठीक है, साप्ताहिक बाजार जो होता है, इसका नाम वीकली क्यों है, क्योंकि ये किसी भी सप्ताह के किसी भी हफ्ते के एक दिन में रखा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, शॉप्स जो है, अगर जिस प्लेस पे ये वीकली मार्केट लगता है वहां पे परमानेंट शॉप है तो वहां से आप सामान बेचिए। अदरवाइज हॉकर टाइप के आपको ज्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। हॉकर्स कौन, जो आकर के अपना एक कार्ट लगा लेंगे या फिर एक कपड़े बिछा लेंगे, उस पर अपनी कमोडिटीज को रख देंगे। दूसरी चीज क्या है कि ये जो है कई कभार नॉर्मल लाइफ में, डेली मार्केट की अपेक्षा सस्ती चीजें बेच देते हैं। थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया आर एग्जिस्टिंग। बहुत सारे मार्केट्स ऐसे ही वीकली लगते हैं, और यहाँ पे जो है आप अपने एवरीडे रिक्वायरमेंट्स के लिए यहाँ पे लोग जाया करते हैं और प्रेफर करते हैं कि वीकली मार्केट से सामान खरीदा जाए। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे कई लोग ऐसे भी ट्रेडर्स आते हैं जो बाहर से आते हैं, जो सुबह सुबह आकर के अपना सामान खोल दिया, अपना दुकान खोल दिया और उसको रात तक समेट करके दूसरी ऐसी जगह चले गए जहां कल के डेट में, जैसे आज अगर आपका थर्सडे है तो कल फ्राइडे होगा, तो कल फ्राइडे का दिन कहाँ पे वीकली मार्केट लगना है, वहां पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से वीकली मार्केट को चैनलाइज किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि यहाँ वीकली मार्केट में आपको कंपटीशन भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी तरीके का कपड़ा या फुटवेयर हो गया जो एक व्यक्ति, एक हॉकर बेच रहा है, तो उसके इर्द गिर्द आपको 7 व्यक्ति दिखेंगे जो सेम कमोडिटी बेच रहे हैं, और एक ने 200 का बेचा तो अगले ने 150 कर दिया, अगले ने 150 बेचा तो उसके अगले ने 100 कर दिया। तो कंपटीशन यहाँ पे, सेम एंटिटी का कंपटीशन काफी हद तक ज्यादा होता है, और इससे बेनिफिट कौन होता है, इससे कस्टमर, कि बेस्ड अपॉन वैरिड रेंजिंग आपको अपने अकॉर्डिंग, आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सामान मिल जाता है। शॉप्स इन नेबरहुड, तो अगर नेबरहुड की शॉप्स की बात करें, आप देखिए कि हम बात कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स के बारे में। वीकली मार्केट हमारा यहाँ हो गया। दूसरी चीज, हम कमोडिटीज को खरीदने के लिए और कहाँ डिपेंडेंट है, हमारे आस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं, जैसे डेली बेसिस पे आप देख लीजिए, दूध, डेयरी, किराना दुकान, या कभी कभी अपने आसपास के डिपार्टमेंटल स्टोर से भी हम सामान खरीदते हैं। ये दुकानें इसलिए भी उपयोगी हैं क्योंकि ये हमारे घर के पास होती हैं और सप्ताह के किसी भी दिन आप वहां पे जाकर के सामान खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से नेबरहुड के शॉप्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की। कॉम्प्लेक्स यानी एक इंफ्रास्ट्रक्चर में मल्टीपल चीजें आपको जहां मिलती हैं। शहरी क्षेत्रों में कई अन्य बाजार हैं जिनमें एक स्थान पर कई दुकानें होती हैं, जिन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ब्रांडेड और गैर ब्रांडेड सामान मॉल्स बेचते हैं और अपनी दुकानों में भारी मात्रा में पैसे निवेश करते हैं। अब मैं आपको अगर इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दूं, तो एक नॉर्मल से किराने की दुकान पे जब आप सामान खरीदने जाते हैं, तो अगर किसी भी सामान का मार्जिन प्राइस अगर 20 रुपए है तो आप 20 रुपए देते हैं और खरीद लेते हैं। वहीं अगर आप जाते हैं किसी मॉल में, तो ये 20 रुपए आपका 38 रुपए या फिर 39 रुपए हो जाता है, या फिर मतलब इतना तो खैर नहीं होगा, 25 तो हो ही जाएगा। तो क्यों हो गया ये 25 रुपए का, जो आपको बाहर 20 रुपए का ही मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि मॉल यानी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन्होंने बेसिकली लोगों में जगह जगह एडवर्टाइज कर दिया कि फलाना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है फलाने शहर में खुल रहा है। अब लोग आपकी दुकान के लिए वहां नहीं आ रहे हैं, आपकी दुकान से सामान खरीदने के लिए नहीं आ रहे हैं, लोग उस कॉम्प्लेक्स में विजिट करने आ रहे हैं और बाय चांस आपकी दुकान देख ली और वहां से सामान खरीद लिया। यानी इस मार्केट को बनाने में जितना हाथ आपका एज अ प्रोड्यूसर है, सॉरी सेलर है, और जितना यहाँ पे एज अ कस्टमर उनका हाथ है, उससे कहीं हद तक ज्यादा हाथ किसका है, जिसका वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
यहाँ पे आपको दुकान खोलने के लिए भी अलग सर्विसेज, अलग पेमेंट करने होते हैं। यहाँ पे आपको लाइट का टैक्सेशन होता है, यहाँ पे आपको पानी, बिजली, पानी, इन सब चीजों का बिल भरना पड़ता है, जिस कारण इनका जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसको भी रिकवर करने के लिए यहाँ पे ये सामान आपको महंगी बेचते हैं। तो इनकी टारगेट ऑडियंस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की टारगेट ऑडियंस और वीकली मार्केट की टारगेट ऑडियंस काफी हद तक डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट हम देखते हैं। नेक्स्ट इज चेन ऑफ मार्केट्स। अब आप देखिए कि प्रोड्यूसर, मैंने आपको बताया ना, प्रोड्यूस करने वाला और फाइनली कंज्यूम करने वाला, उसके बीच में बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे व्यापारी इन्वॉल्व हैं। अब आप देखिए कि किसी भी सामान को उसका उत्पादन करने वाला व्यक्ति जो है वो होता है प्रोड्यूसर, और लास्टली जो है उसको कंज्यूम करने वाला व्यक्ति होता है कंज्यूमर। उसके बीच में जस्ट आफ्टर द प्रोडक्शन जो व्यक्ति इस सामान को खरीद के ले जाता है उसको कहते हैं हम होलसेलर। होलसेलर ने उसके बाद एक दूसरे व्यापारी को ये सामान बेच दिया और उस व्यापारी को हम क्या कहते हैं, रिटेलर कहते हैं। ये जो रिटेलर है ये या तो इसको वीकली मार्केट में जाकर के किसी भी हॉकर को बेच दे, या किसी ऐसे व्यक्ति को दे दे जो आपके आस पड़ोस में दुकान खोल के बैठा है, या किसी ऐसे व्यक्ति को दे दे जिसकी अपनी एक खुद की शॉप चलती है किसी मार्केट में। तो रिटेलर जो है बेसिकली अलग अलग लोगों तक ये सामान को पहुंचा देता है। मार्केट्स एवरीवेयर, यानी कि सारे जो मार्केट हैं एक पर्टिकुलर मैनर में बने होते हैं। Buying and selling of goods occur in different way. It may or may not be necessarily through shops in the market. Some markets which we may not be even aware of because a large number of goods which we do not use directly are also bought and sold here. अब देखिए ध्यान से कि मार्केट के बारे में जब हम बात करें तो ये केवल वही मार्केट नहीं है जो आप जाते हैं और आपको दिख जाता है। कई सारी दुकानें ऐसी होती हैं जिनका लोकेशन भी शायद से आप कभी नहीं जानते हैं, और कभी अगर आप उस गली में चले जाइए और देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि अरे यहाँ पे इस गली में ये दुकान खोलने का मतलब ही नहीं है, आता कौन होगा। तो यहाँ ऐसे भी मार्केट होते हैं जिनको हिडन मार्केट्स कहा जाता है, यानी जहां पे आप जाते हैं सामान खरीदने, वो लोग सामान कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, वो यहाँ पे काफी हद तक हिडन मार्केट से सामान लेकर के आया करते हैं। तो मार्केट्स के डिफरेंट टाइप्स में आप देखते हैं कि जैसे किसी भी कार फैक्ट्री में क्या होता है, इंजन, पार्ट्स, गियर, पेट्रोल, व्हील्स, ये सब एक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग फैक्ट्री से आपके तक बेसिकली कार फैक्ट्री में आप देखेंगे अलग अलग फैक्ट्री से ये आ रहे हैं। टायर की फैक्ट्री अलग है, गियर की फैक्ट्री अलग है, आपके ऑयल की फैक्ट्री अलग है। अब यू नेवर नो कि इनके मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आप बस जाते हैं कार की फैक्ट्री में और आपको ये सारी चीजें रेडिली अवेलेबल मिल जाती है। तो ऐसे ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट्स जो हो गए, शॉप्स हो गए, स्टॉल्स हो गए, ये आपके नेबरहुड में प्रेजेंट होते हैं। वीकली मार्केट के माध्यम से, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के माध्यम से और मॉल्स के माध्यम से आप इन चीजों को खरीदा करते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती है एनसीईआरटी। एग्जाम्पल्स एज वी नो आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्वप्ना इज अ स्मॉल फार्मर। एक फार्मर है स्वप्ना जो कुरनूल में रहती है, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे ये क्या करती है, कॉटन की खेती करती हैं अपने स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे, और इनको कॉटन को हार्वेस्ट करने में काफी दिन लग जाता है। एक बार जब कॉटन कलेक्ट होता है तो इसे डायरेक्टली मार्केट में बेचने के बजाय ये क्या करती हैं कि ये और इनके हस्बैंड ये पूरे कॉटन को, हार्वेस्टेड कॉटन को ले जा करके एक लोकल व्यापारी को दे देते हैं। अब यहाँ लोकल व्यापारी को देने के बाद 2500 जो है उसी लोकल व्यापारी से इस कॉटन को दे करके वो उधार ले लेती हैं, और उधार भी है तो काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे है। अब आप देखिए कि इससे सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, ये चीजें खरीदेंगी। दोबारा ये चीजें खरीदने के बाद जब रीपेमेंट करना होगा, इनका कॉटन प्रोडक्शन होगा, ये उसको मार्केट में ना बेच करके किसे देंगे, इस लोकल ट्रेडर को देंगे। ये चेन ऐसा जो है वो चलता जाएगा, और अंततः आप देखते हैं कि इन दी एंड शी रिसीव्ड ओनली 3000 रुपीज। यानी कि आप देखते हैं जितना प्रॉफिट इनका होना चाहिए था डायरेक्टली इसको मार्केट में सेल करने के बाद, वो इनका वहां पे नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशंस भी आप मार्केट के अंदर देखा करते हैं। इरोड जो है आप देख लीजिए, बाई वीकली क्लोथ मार्केट है तमिलनाडु में। बाई वीकली मतलब एक सप्ताह में 2 दिन होना। तो
तो तमिलनाडु में एक मार्केट है, बाई वीकली मार्केट है, इरोड, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसको लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट कहते हैं, कपड़ों का लार्जेस्ट मार्केट भी कहा करते हैं। अ लार्ज डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ इज सोल्ड इन दिस मार्केट। क्लोथ्स आर मेड बाय वीवर्स लिविंग इन द विलेज आर ब्रॉट टू द मार्केट फॉर सेलिंग इट, यानी कि अलग अलग जगह से, अलग अलग गांव से लोग जो है कपड़े बुन करके लेके आते हैं इस मार्केट में बेचने के लिए। अब आप देखिए कि जैसे ही मर्चेंट से ऑर्डर मिलता है, जो भी वहां पे बेच रहा है वो ऑर्डर देगा, फिर गांव में बैठा हुआ बुनकर जो है वो कपड़े बुनाई स्टार्ट करेगा। ये जो मर्चेंट्स हैं ऐसे गारमेंट्स को किसको सप्लाई करते हैं? मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करते हैं और एक्सपोर्टर्स को सप्लाई करते हैं। ठीक है, आपने लोकल लेवल पे खरीदा और इसको आपने मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स के माध्यम से एक बड़े लेवल पर बेचा। अब ये जो परचेज है, they are sent further and instructions are given to the weavers about the kind of cloth is to be made। आगे के जो भी इंस्ट्रक्शंस है, मार्केट में जो भी डिमांड है हाई लेवल पे, ये सब कुछ जो है आगे इस छोटे से गांव में बैठे हुए जो बेसिकली वो ये इनका पूरा जो कारीगर है उनको ये इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा, फिर से वो वापस से प्रिपेयर करेंगे। तो आप देखिए स्मॉल मार्केट से बिग मार्केट तक का एक पूरा का पूरा चेन भी बना है। नेक्स्ट इज पुटिंग आउट सिस्टम। पुटिंग आउट सिस्टम क्या है? बुनकरों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था के दो फायदे हैं। पुटिंग सिस्टम के दो फायदे हैं। बुनकरों को सूत खरीदने पर बेसिकली पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, रॉ मटेरियल्स खरीदने पे पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, और बुनकरों को तैयार कपड़ा बेचने के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता है क्योंकि वे अनुबंध के आधार पर काम करते हैं। यानी कि बड़े से बड़ा मर्चेंट जब आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करता है तो दो चीजों से आदमी मुक्त हो जाता है। सबसे पहला, रॉ मटेरियल तो आ ही जाएगा, खरीदना नहीं। दूसरा, मार्केट कैसे स्टैब्लिश करनी है इसकी भी कोई चिंता नहीं है। तो इस तरीके से पुटिंग आउट सिस्टम जो है छोटे गांव के बुनकरों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। whereas there are few disadvantages also, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे बुनकरों की कच्चे माल और बाजार पर निर्भरता जो है व्यापारियों को अधिक शक्तिशाली बनाती है। यानी इफ देयर इज नो मर्चेंट देयर इज नो वर्क फॉर दी ऑल ऑफ दीज वीवर्स। दूसरी चीज, कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को थोड़ी कम मजदूरी दी जाती है। यानी अब जब मर्चेंट को पता है कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो वो आपको कम तनख्वाह में भी आपसे उतना काम ले सकता है। अब आप देखिए बाजार बुनकरों के बजाय व्यापारियों के पक्ष में काम करता है। बुनकरों और व्यापारियों के बीच की यह व्यवस्था ही पुटिंग आउट प्रणाली का एक उदाहरण है, जिसमें व्यापारी बुनकर को कच्चे माल की आपूर्ति करता है और बदले में बुनकरों से तैयार उत्पाद प्राप्त करता है। तो ये पूरा सिस्टम आपका पुटिंग आउट सिस्टम बन जाता है। अब आप देखिए जो मर्चेंट है इस कॉटन क्लोथ को वीवर्स को सप्लाई करता है कि भाई कॉटन है, रॉ मटेरियल है, उसको वीव करो, उसको बुनो, और उसके बाद जो गारमेंट, जो कपड़े बन करके आ रहे हैं उसको एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज में दे देता है। ठीक है, एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज में अब क्या होता है, इस क्लोथ को यूज किया जाता है अच्छे अच्छे लेवल के शर्ट्स को बनाने के लिए। तो जो बेसिकली एक कॉटन आया उसका एक कपड़ा बनाया गया किसके द्वारा? इन बुनकरों के द्वारा। इस कपड़े की एक शर्ट बनाई गई किसके द्वारा? ये जो है इन मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज के द्वारा। अब इन शर्ट्स को फॉरेन बायर्स को बेचा जाएगा, यानी कंट्री के बाहर जो बायर्स हैं, जनरली बिजनेसमैन फ्रॉम यूएस, यूरोप, ये सारे चेन्स चलाते हैं और इसको जो है बाहर बेचा जाता है। चेन ऑफ स्टोर्स एंड डू बिजनेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर ओन टर्म, अपने शर्तों पे इस बिजनेस को बाहर चलाएंगे। अब आप देखिए डिमांडिंग द लोएस्ट प्राइसेस फ्रॉम द सप्लायर्स। आप देखिए कि किस तरीके के टर्म्स एंड कंडीशंस ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो फॉरेन बायर्स तक चीजों को पहुंचा रहे हैं वो कैसे डिमांड्स रखते हैं। सबसे पहले कि सप्लायर से जितना पॉसिबल हो सके उतना पैसा कम करो, तो ये तो लोएस्ट प्राइस हो गया। हाई स्टैंडर्ड की क्वालिटी के जो प्रोडक्शंस है, जो प्रोडक्ट है वो आप हमको प्रोवाइड करो, यानी कम पैसे, गुड प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। और किसी भी तरीके का अगर डिफेक्ट निकलता है तो इंश्योर करो कि वो चीजें स्ट्रिक्टली मैनेज हो, या तो कोई पेनाल्टी के माध्यम से या तो किसी रिप्लेसमेंट के माध्यम से। तो इसी तरीके से आप देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा एग्जांपल लिया जा रहा है बिकॉज इट इज अगेन टाइम एंड अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज विच इज यूजिंग सच पुटिंग आउट सिस्टम के माध्यम से इनके यहाँ पे चीजों को बेचा जाता है। मार्केट एंड इक्वालिटी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम मार्केट जिसके बारे में इतना पढ़ रहे हैं वहां इक्वालिटी की बात कहां से आ गई? तो आप देखिए फॉरेन बिजनेस पर्सन जो है जिन्होंने
काफी हद तक यहाँ से जो है प्रॉफिट बनाया है। हमारे अपने इंडिजिनस मार्केट से जो प्रॉफिट बनाते हैं when being compared to the garment exporter who made only moderate profits। यानी कि आप देखिए सबसे इनिशियल मेहनत किसने की, बुनकरों ने की। उसके बाद हमारे ही देश में बेसिकली जो फैक्ट्रीज हैं उन्होंने उससे गारमेंट प्रोड्यूस किया, बनाया, मैन्युफैक्चर किया। लेकिन यहाँ इन लोगों की कमाई से ज्यादा बाहर जहाँ पे एक चेन बैठा हुआ है जो एक्चुअली में उसको फॉरेन बायर्स को बेच रहा है, उनकी कमाई ज्यादा होती है। ठीक है, जबकि कपड़ा निर्यात कारखाने में श्रमिकों की कमाई बहुत कम है। मैंने बताया वीवर्स आर वेरी लेस पेड, और वही रहती है और केवल उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकती है। बुनकरों की तुलना में व्यापारी या कारोबारी अच्छा कमाते थे, लेकिन निर्यातक की तुलना में बहुत कम कमाते हैं। यानी कि आप देख लीजिए, अगर कंपैरिजन भी अगर किया जाए तो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो हैं वो बेसिकली एक्सपोर्टर के मुकाबले काफी कम कमाया करते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को जो मार्केट में बैठा हुआ है आज के डेट में, याद कीजिए हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था मार्केट के डेफिनेशन से, तो उसी मार्केट में हर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और हर एक बैठे हुए व्यक्ति को इक्वल प्रॉफिट नहीं होता है। यहीं पे जनरली पावरफुल पीपल गेट द मैक्सिमम अर्निंग्स फ्रॉम द मार्केट, यानी मैक्सिमम से सब मार्केट से सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट किसके द्वारा होती है, ये बनाई जाती है पावरफुल पीपल, दोज हु आर रिच, दोज हु आर हैविंग बेटर कनेक्शन and those who are very much experienced and knowledgeable in terms of market and services। तो इसी के साथ आपका क्लास 7th पॉलिटी खत्म होता है। वापस से अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की पॉलिटी। क्लास 8 की पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद वी विल गो थ्रू सम, एक छोटा सा टेस्ट होगा आपका, सम 50 क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विल बी देयर in order to test your knowledge from 6th to 8th class। Subject will be polity। So we will take a leave. Let's meet again in the next class. Thank you and Jai Hind।